देखिए, ये प्रेजेंटेशन हॉस्पिटल्स या फिर हॉस्पिटल प्रमोटर्स या फाउंडर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इवन फॉर द मैनेजमेंट। ये बहुत रेलेवेंट प्रेजेंटेशन है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एक्ट ला चुकी है जो ऑलरेडी लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस हो गया था। इस साल गवर्नमेंट ने मई 2027 तक का टाइमलाइन दिया है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इस एक्ट का नाम है डीपीडीपी, यानी कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आपके इंडिविजुअल के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। आप इस एक्ट को बहुत सीरियस लीजिए, कहीं से भी इस एक्ट को ऐसा मत समझिए कि ये एक जस्ट अनदर कंप्लायंस है। ऐसा नहीं है। जैसे आपका मेडिकल बोर्ड है, जैसे सेबी है, जैसे आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसी तरीके से इसका भी एक डेटा प्राइवेसी बोर्ड एस्टेब्लिश होने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, चेयरपर्सन अपॉइंट हो चुके हैं। अब पर्सनल डेटा है क्या? देखिए, आप बीइंग अ हॉस्पिटल जो पेशेंट का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसमें पेशेंट की आइडेंटिटी यानी कि पेशेंट का नाम, एज, जेंडर, आधार कार्ड, पैन, पासपोर्ट फोटो, ये सब पर्सनल डेटा कहलाता है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फोन, ईमेल, एड्रेस, रिलेटिव्स ईमेल डिटेल्स, वो सब पर्सनल डेटा में फॉल करता है। क्लिनिकल डिटेल्स, डायग्नोसिस हिस्ट्री, प्रिस्क्रिप्शन, लैब स्कैन रिपोर्ट्स, ये सब पर्सनल डेटा में फॉल करता है। फाइनेंशियल्स यानी कि कार्ड डिटेल्स, बैंक डाटा, इंश्योरेंस एंड बिलिंग रिकॉर्ड्स, ये सब भी पर्सनल डाटा में फॉल करता है। बायोमेट्रिक डिटेल्स यानी कि जेनेटिक डाटा, फिंगरप्रिंट्स, बायोमेट्रिक आइडेंटिफायर्स, ये सब पर्सनल डाटा में फॉल करेगा। इवन डिजिटल ट्रेस यानी कि सीसीटीवी फुटेज, ऐप लोकेशंस, डिवाइस डिटेल्स, ये सब पर्सनल डाटा की कैटेगरी में फॉल करेगा। अब हॉस्पिटल्स डेटा कलेक्ट कैसे कर रहे हैं? यूजुअल जो प्रैक्टिस है कि आपके रजिस्ट्रेशन डेस्क से डेटा कलेक्ट हो रहा है, फ्रंट डेस्क पे फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसमें हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, और ये सबसे हैवी कलेक्शन पॉइंट है जहां पर पर्सनल डेटा को कलेक्ट किया जाए। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स आज के टाइम में उन्होंने अपने एप्स इंट्रोड्यूस कर लिए हैं, टेली मेडिसिन के पर्पज से भी, और एट द सेम टाइम ये एप्स जो इंट्रोड्यूस कर लिए गए हैं वो पेशेंट्स के डे टू डे मैनेजमेंट के लिए भी किए गए हैं, जो कि हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी एनरोल्ड पेशेंट हैं। अब इसमें बुकिंग्स, ओटीपी, लॉगिन्स, अपलोडेड रिपोर्ट्स, ये सब आप या इन तरीके से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन के फॉर्मेट से। आप पर्सनल डेटा इंडिविजुअल का कलेक्ट कर रहे हैं। आधार बेस्ड जो गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, उन आईडीज के साथ भी आप पेशेंट के आईडीज को लिंक कर रहे हैं। फिर सीसीटीवी ट्रैकर्स, कुकीज, वेबसाइट्स, चैटबॉट्स के थ्रू, सीआरएम सिस्टम्स, या फिर अपने डिवाइसेस के थ्रू भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। देन आप डेटा को थर्ड पार्टीज के थ्रू भी आपके पास डेटा आता है, लैब्स, इंश्योरेंस, टीपीएस, इनसे आप डेटा शेयर भी करते हैं। पेमेंट गेटवे, रेफरल नेटवर्क, इन सब से आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा शेयर कर रहे हैं। देन फिर आप मार्केटिंग आउटलेट, टाइम टू टाइम कुछ आज की डेट में हमें देखने को मिलता है हॉस्पिटल्स कैंपेन्स में काफी एक्टिव है, मार्केटिंग कैंपेन्स में, प्रिवेंटिव केयर्स में भी एक्टिव है। तो उस तरीके से भी आप जो डेटा आपने कलेक्ट किया है, या आप डेटा उस कलेक्ट करे हुए डेटा को इस तरीके से यूज करते हैं, या फिर दिस इज वन ऑफ द वे जिसमें आपने जो डेटा कलेक्ट कर भी रहे हैं इंडिविजुअल्स का, बाय रनिंग द मार्केटिंग कैंपेन्स एंड आउटरीच कैंपेन्स। नाउ दीज आर द सम ऑफ द केसेस जो इंडिया के हेल्थ डेटा ब्रीच के केसेस हैं। इसमें से ये देखिए, ये 81.5 करोड़ इंडिविजुअल्स का आईसीएमआर कोविड टेस्टिंग डेटा लीक हुआ था। इसमें आधार, पासपोर्ट, फोन, एड्रेस ऑफ 81.5 करोड़ लोगों का डेटा लीक हुआ था। ये इंडिया में एग्जिस्टिंग डेटा लीकेजेस के केसेस हैं। आप इसको आपको पब्लिक डोमेन में भी ये केसेस मिल जाएंगे। देन ये एक इंश्योरेंस कंपनी का बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा लीक का केस है, जो कि अपने आप में इंश्योरेंस सेगमेंट का स्टार है। इनका ऊपर है कि इन्होंने 7.24 टेराबाइट्स का डेटा लीक हुआ इनके ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि 3 करोड़ से कस्टमर से ज्यादा का डेटा। और ये डेटा रैंसमवेयर के थ्रू सेल पे भी अवेलेबल था, बट कंपनी इसके अगेंस्ट लिटिगेशन में मद्रास हाईकोर्ट से एक स्टे ऑर्डर भी लेके आई। अब जिसने डेटा लीक किया था, या फिर आप कह सकते हैं जो हैकर था, उसने एलिज किया था जो कंपनी का सीआईएसओ है, उसने ही कंपनी का डेटा सेल किया था, जिसमें 3 करोड़ पेशेंट का डेटा सेल किया गया था। 12 करोड़
का डाटा लीक हुआ था, मेडिकल इमेजेस का, वन ऑफ द अगेन एक हॉस्पिटल का, जिसमें रेडियोलॉजी इमेजेस, पेशेंट के रिकॉर्ड्स, अनसिक्योर्ड सर्वर्स के थ्रू हैकर्स ने ऑब्टेन किया। इंडिया के मेजर हॉस्पिटल चेन्स पे भी 2024 में रैंसमवेयर अटैक हुआ है, जिसमें काफी बड़े वॉल्यूम का डाटा डार्क वेब पे सेल के लिए अवेलेबल। अगर आप सर्ट की रिपोर्ट देखेंगे, जो इंडिया की कंप्यूटर एक्शन रिस्पांस टीम है, अगर आप उसका कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस, साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का अगर आप देखेंगे, तो उनका डाटा ये बोलता है कि 2024 से अब तक सबसे ज्यादा जो अटैक्स हुए हैं, साइबर अटैक्स हुए हैं, उसमें 14% शेयर्स हेल्थ केयर एंड फार्मा का ही है। अब प्रैक्टिकली जो देखा गया है कि वो डाटा आपका लीक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे करना है, आपके सिस्टम्स जो है, मान लीजिए कोई आपने एमआरआई की मशीन को लिंक करा है सिस्टम से, और वहां पर जो लॉगिन आईडी है, पासवर्ड है, वो आपने ओपन रख दिया है, इनसाइडर्स ने डेटा कॉपी कर लिया, जैसे मैंने आपको एक इंश्योरेंस कंपनी का एग्जांपल साइट किया, ईमेल्स के थ्रू आपको कोई वायरस और इससे फिशिंग अटैक करके आपके या वीक लॉगिन पासवर्ड्स का बेनिफिट उठा के डाटा लिया गया, रैंसमवेयर अटैक हुआ आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे, वेंडर्स यानी कि आपने किसी के साथ डेटा शेयर किया, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो लैब टेस्टिंग की कंपनीज हो, चाहे वो आपके पेमेंट गेटवे हो, या और कोई वेंडर हो जिनसे आप डे टू डे बेसिस पे डील कर रहे हैं, यानी कि थर्ड पार्टीज। कोई लॉस डिवाइस आपका चोरी हो गया, वहां से डाटा लीक हुआ, और डाटा आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन से कभी डिलीट ही नहीं किया, और आपने डाटा आपके ऊपर साइबर अटैक हुआ, उसका रिस्पॉन्स ही आपका इतना स्लो था, तो ये कॉमन वे है जिनसे देखा गया है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डाटा लीक हुआ। तो अब तक क्या था कि जो डाटा लीक या आपने एग्जांपल्स देखे हैं, ये चल गया, अब नहीं होगा। अब अगर आपकी कंपनी के ऊपर रैंसमवेयर अटैक हुआ है, आपने इन्फॉर्म नहीं किया, प्लस ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने इस लॉ का कंप्लायंस कर रखा था जब ये अटैक हुआ, या फिर कोई भी ऐसा अटैक हुआ जो बियॉन्ड आपकी कैपेबिलिटी की वजह से हुआ, बट वो अटैक हुआ आपके सिस्टम्स पे, तब ये देखा जाएगा कि आपने इस एक्ट का कंप्लायंस करा था, आपने डेटा प्राइवेसी ऑडिट करवाया था या नहीं करवाया था, आपका एग्जिस्टिंग सिस्टम एज पर इंडियन प्राइवेसी लॉ है या नहीं है। नहीं होगा तो कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे हैं जो इंडिया के किसी भी लॉ में आज तक एग्जिस्ट नहीं करते थे। कॉन्सिक्वेंसेज हैं 250 करोड़ की पेनल्टी के, जो कि अगर आप इवन अपने अटैक के इंफॉर्मेशन भी डाटा प्राइवेसी बोर्ड और सर्ट को नहीं देंगे, तब भी 200 करोड़ तक की पेनल्टी आप पे इम्पोज करी जा सकती है। अब इंडिया का मैंडेटरी लॉ आ चुका है, 2027 तक मई तक हर कंपनी को टाइम दिया गया है कि इस लॉ को वो कंप्लाई कर ले। अब इस कानून को जो आपको कंप्लायंस करना है, ऐसा नहीं है आप जनवरी में सोचेंगे मई में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 6 to 8 मंथ्स इसके कंप्लायंस में लगेंगे, क्योंकि जो भी कंप्लायंस के लिए आएगा उसको 2 महीने तो ये ट्रैक करने में जाएंगे कि आपका डाटा कलेक्ट कहाँ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, किन किन सिस्टम्स में, और कहाँ कहाँ वो डाटा जा रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा विद रिस्पेक्ट टू द डेटा प्रोटेक्शन। अब डीपीडीपी एक्ट क्या है? ये सिंगल लॉ है जिसके थ्रू, एज ए सेड कि नवंबर 2025 में इसके लॉ इंट्रोड्यूस हुआ था, 2026 में रूल्स भी नोटिफाई हो गए हैं इसके, एंड नवंबर 2026 से इसके रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, कंसेंट मैनेजर रजिस्ट्रेशन विंडो भी ओपन हो जाएगा, और मई 2027 से ये लॉ फुल ऑब्लिगेशन में एप्लीकेबल हो जाएगा, जिसमें पेनल्टी अप टू 250 करोड़। अभी एक सिंगल लॉ है जिसमें आपका सेंसिटिव और ऑर्डिनरी डाटा, जिसके थ्रू आप सेंसिटिव डाटा, ऑर्डिनरी डाटा सिंगल लॉ के थ्रू आप टैकल करेंगे। कंसेंट जो है, स्पेसिफिक कंसेंट आपको लेनी पड़ेगी कि किस इंडिविजुअल से किस पर्पस के लिए आप किस पर्पस के लिए वो डाटा कलेक्ट ले रहे हैं, उस पर्पस के लिए आपने कंसेंट ली है या नहीं है। पेशेंट्स के जो राइट्स हैं, जैसे कि असेस, करेक्शन, इरेजर, कि उनका डाटा उन्हें एक्सेस हो, उस डाटा को वो जब चाहे वो डिलीट भी हो, उस डाटा के रिगार्डिंग कोई उनके ग्रीवियांस है तो एक पर्टिकुलर ऑफिसर भी होना चाहिए। सिंस हॉस्पिटल मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसिटिव डाटा ये कैटेगरी में आएगा, तो गवर्नमेंट इसके लिए मैंडेटरी ईयरली ऑडिट एक पर्टिकुलर कैपेसिटी से ऊपर अगर आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं वो भी इंट्रोड्यूस करेगा। फिलहाल के लिए तो हर हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस एक्ट को अप्लाई करें, जिसको टाइमलाइन 4 से 7-8 महीने लगेंगे अप्लाई करने में, कंप्लाई करने।
एंड मैंने बताया कि डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड इसमें एक रेगुलेटर होने वाला है, जो कि जैसे आपका मेडिकल बोर्ड है ऐसे इंडिपेंडेंट बोर्ड काम करेगा। आपको आपके कंप्लायंस की रिपोर्टिंग भी यहाँ करनी है, ये खुद भी ऑडिट आपके ऊपर कर सकते हैं, इनको कोई कंप्लेंट भी फाइल कर पाएगा। अलोंग साइड अगर आपका डेटा ऑडिट है उसकी रिपोर्ट्स भी इनके पास सबमिट होंगी। अब पेनल्टीज क्या है अंडर द डीपीडीपी एक्ट? 250 करोड़ तक की पेनल्टीज हैं अगर आप एक्ट को कंप्लाई नहीं करते और कोई ब्रीच पाया जाता है या किसी ने कंप्लेंट करी और वो डेटा का ब्रीच हुआ। इंटरेस्टिंगली आपने किसी से डेटा शेयर किया, जैसे कि पेमेंट गेटवे, इंश्योरेंस कंपनी, कोई और वेंडर, लैब टेस्टिंग वाली कंपनी, अगर उनसे भी वो शेयर किया हुआ डेटा लीक हुआ तो वो आपकी ऑब्लिगेशन है। आप ऑब्लिगेशन शिफ्ट नहीं कर सकते। आप बेशक बाद में उनके ऊपर इंडेमनिटी का क्लेम डालें, डैमेजेस का केस डालें, वहां से आप अपनी लायबिलिटी रिकवर करने की कोशिश कर लें, बट प्राइमरली ये जो 250 सीआर अप टू 250 सीआर की पेनल्टी लग सकती है, जो का बेस पेनल्टी 50 करोड़ से स्टार्ट है, वो ऑब्लिगेशन हॉस्पिटल की ही रहेगी। अगर आपने सिक्योरिटी सेफगार्ड्स नहीं लिए 250 करोड़ तक की पेनल्टी लग सकती है। अगर आपने ब्रीच को नोटिफाई नहीं किया तो 200 करोड़ तक की पेनल्टी है। अगर आपने चाइल्ड डाटा रखा इन वायलेशन ऑफ दिस लॉ, आपने उस डेटा को यूज किया स्टोर के इन वायलेशन ऑफ दिस लॉ, तो आपके ऊपर 200 करोड़ तक की पेनल्टी है। हॉस्पिटल एज ए सेड वो सिग्निफिकेंट डेटा फिडुशियरी के ऑब्लिगेशंस में आएंगे, जो एक पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर डेटा कलेक्ट करेंगे, तो 150 करोड़ तक की पेनल्टी है, और जो बेस पेनल्टी है वो 50 करोड़ से स्टार्ट होगी। इवन जो इंडिया के लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स हैं, हमने कुछ हॉस्पिटल्स की प्राइवेसी पॉलिसीज को स्टडी किया है। कुछ हॉस्पिटल्स ने तो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है इम्प्लीमेंटेशन का, बट कुछ लार्जेस्ट हॉस्पिटल हैं वो भी बंडल कंसेंट ले रहे हैं थ्रू देयर प्राइवेसी पॉलिसी। पुराने आईटी एक्ट पे ही चल रहे हैं कुछ हॉस्पिटल्स तो। अब मैं कुछ जिन हॉस्पिटल्स की बात कर रहा हूँ वो टॉप शॉप हॉस्पिटल्स हैं। हालांकि काफी हॉस्पिटल्स ने प्रोएक्टिवली, हॉस्पिटल चेन्स ने डेटा प्राइवेसी लोगों इम्प्लाई करना भी शुरू किया है। अब एग्जिस्टिंग लॉ में, एग्जिस्टिंग पॉलिसी में उन हॉस्पिटल्स के कोई पेशेंट्स के राइट नहीं देखे गए जहां पर पेशेंट अपने डेटा को डिमांड कर सके या डिलीट करवा सके। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स के प्राइवेसी पॉलिसी में कोई देखा ही नहीं गया कि कोई ऐसा ऑफिसर उन्होंने अपॉइंट कर रखा है जिसको कंप्लेंट की जा सकती है या फिर जो रिस्पॉन्सिबल होगा डेटा प्राइवेसी के रिगार्डिंग। देन उसके बाद आपने कोई लिमिटेशन नहीं दी है कि डेटा कब तक आपको रिटेन करना है, कब आप डेटा डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रीच नोटिस का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि अगर डेटा लीक हुआ तो आप किसको इन्फॉर्म करेंगे, कैसे इन्फॉर्म करेंगे, और ये पुराने आईटी एक्ट के हिसाब से चला है। आप बीइंग अ पेशेंट भी देखिए कि मोस्ट ऑफ दी हॉस्पिटल्स में जब आप फॉर्म भरकर प्राइवेसी पॉलिसी में या ऑनलाइन प्राइवेसी पॉलिसी पे अग्री कर रहे हैं, तो मैक्सिमम केसेस में व्हाट यू आर अग्रीइंग अपॉन, आप अलाउ कर रहे हैं कि आपका डाटा कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज हो जाए। वो ऐसा नहीं है कि आपने वो अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई रैंडम फैमिली में बात करी और अचानक से आपको एक प्रमोशनल मैसेज आ गया कि आप लैब टेस्ट करवाएं या हॉस्पिटल्स में प्रिवेंटिव जाके टेस्ट करवाएं। वो ऐसा नहीं है, वो ट्रैकिंग है प्रॉपर, जो जिसके बेसिस पे आपका डेटा लीक हुआ है। इनफैक्ट आपने खुद ही अलाउ किया कि कमर्शियल पर्पज से मेरा डेटा को यूज कर लिया गया। अब नए लॉ के हिसाब से आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी हर इंडिविजुअल से, किस पर्पज के लिए आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। आपको उन्हें राइट देना पड़ेगा। ऐसे सिस्टम्स भी क्रिएट करने पड़ेंगे कि वो अगर एक जगह से ऑप्ट करे इलेक्ट्रॉनिकली कि उसका डाटा डिलीट हो जाए, तो वो डाटा फ्रॉम पॉइंट ए टू सर्वर्स तक वो डाटा डिलीट हो जाना चाहिए। डिमांडिंग सिक्योरिटी, अब नए लॉ के हिसाब से रीजनेबल सिक्योरिटी प्रिवेंशन आपको लेनी है और इवन ब्रीच भी इन्फॉर्म करना है। और पूरे लॉ का पर्सपेक्टिव ये है कि आप पर्सनल डाटा किसी का भी कलेक्ट कर रहे हैं उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्लियर इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी पेशेंट के साथ मेंटेन करें। अब आप जो कंसेंट कलेक्ट कर सकते हैं वो क्लियर कंसेंट कलेक्ट करेंगे। आप एक डीपीओ या फिर डाटा प्राइवेसी ऑफिसर या फिर एक ग्रीवियांस ऑफिसर, जिसको जो कस्टमर अगर मान लीजिए किसी किसी वजह से उसको कोई कंप्लेंट है उसके डाटा के रिगार्डिंग, वो अप्रोच कर सकता है। आप मिनिमम डाटा कलेक्ट करें, वो ही बेटर है। और अब आपको कौन से वेंडर सिलेक्ट करने हैं, उन वेंडर्स ने किस तरीके के अपने सिक्योरिटी मेजर्स ले रखे हैं विद रिगार्ड टू डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी कई सारे अपनी वीडियोस में रिपीट कर चुका हूँ, ये इंडिया का
सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लॉ कुछ सालों में बनने वाला है इन टर्म्स। इसकी इंपॉर्टेंस आपको इस इफेक्ट से देखने को मिलेगी कि ऑर्गेनाइजेशन को अलग डिपार्टमेंट से लेकर, ऑडिट से लेकर, इवन कॉम्पिटिटर की स्ट्रेटेजी से लेकर प्लस प्रीवियस कंप्लेंट से बहुत कुछ आने वाला है डीपीडीपी के अंदर। तो प्राइमरली हर हॉस्पिटल को चाहिए कि वो इस एक्ट के कंप्लायंस की स्ट्रेटेजी बनाए और उसको कंप्लायंस में एग्जीक्यूट करें। डाटा प्राइवेसी लॉ के ऊपर अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये हमारी ईमेल आईडी है finance.doctors@gmail.com, आप अप्रोच कर सकते हैं। आप किसी हॉस्पिटल प्रमोटर्स या फिर किसी मैनेजमेंट के किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करना चाहें जिनके लिए इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि डाटा प्राइवेसी लॉ इंडिया में आ चुका है, आप उनसे शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो वही अच्छा। थैंक यू।